हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आज यूटेट 2022 के लिए ईवीएस की मैराथन क्लास है। एनवायरमेंटल साइंस यानी कि यूटेट पेपर 1 के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने चूज़ किया है यहाँ पर। पैडागोजी के साथ साथ हम कॉन्टेंट वाले पार्ट को भी डील करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। पैडागोजी प्लस कॉन्टेंट, और ये कॉन्टेंट वाला पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन के लिए। रिवीजन आप कर सकते हैं इससे बिफोर एग्जामिनेशन, और आपकी काफ़ी हेल्प होगी और काफ़ी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो लेक्चर को। टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को। आप वेब यूआरएल पर आप फॉलो कर सकते हैं www.shikshafornaukri.com। यहाँ पर नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ और लेटेस्ट जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे रिगार्डिंग टीचिंग एग्जामिनेशन एंड वेरियस एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत जल्दी काफ़ी कुछ अपडेट होने वाला है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, लास्ट तक देखना भाई वीडियो को, और वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रिक्वेस्ट है कि भैया लास्ट तक देखें और उसके बाद ही कमेंट करके जाएं। तो मैराथन सीरीज़ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप बच्चों के बीच ठोस गतिविधि विकसित करने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है भाई बाल विकास में पैडागोजी का क्वेश्चन है ये। ईवीएस पैडागोजी का क्वेश्चन है स्पेशली। तो कक्षा में छात्रों को पढ़ाएंगे, छात्रों को होमवर्क देंगे, छात्रों को परियोजना का काम देंगे, या छात्रों के लिए न परिवर्तनशील काम देंगे। तो आपको बताना है इसमें कि ठोस गतिविधि विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए छात्रों में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको एक बहुत अच्छी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी बेस्ड क्लास को लेके आना है तो आप छात्रों को परियोजना का काम देंगे। ठीक है, और परियोजना क्या है भाई कि आप इस मेथड के थ्रू बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और एक्टिविटीज़ क्या होता है कि भाई जो बच्चा अपने स्वेच्छा से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है, तो जो विद्यार्थियों के द्वारा ही की जाती है, तो ये कहलाती है हमारी परियोजना विधि कहलाई जाती है। और ये इससे महत्वपूर्ण कौशल और इससे आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप करते हैं बच्चों के बीच में। और प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ की, जो सॉल्व करने की प्रोसेस होती है, समस्या समाधान को हल करने की जो विधियाँ होती हैं, प्रक्रिया होती हैं, सीखने की जो प्रक्रिया होती हैं, उसका विकास कर सकते हैं बच्चों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं हम 2 पे। एक ईवीएस कक्षा में शिक्षण सहायता के रूप में कविताएं और कहानियां सुनाना किसमें मदद करता है? तो यहाँ पर बात आ रही है स्टोरी की। पोएम एंड स्टोरी का क्या रोल है ईवीएस में? इस तरीके का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यूटेट में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा पेडागोजी के रूप में। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के भी मैं कई सारे क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ और काफ़ी सारी मैराथन सीरीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो सीडीपी की हो, हिंदी की भी हो, इंग्लिश की हो। तो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर यूटेट 2022 की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें सारे वीडियो लेक्चर अभी हमने डिस्कस किए हैं, ज़रूर एग्जाम से पहले देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो ईवीएस कक्षा में शिक्षण सहायता के रूप में कविताएं और कहानियां सुनाना किस में मदद करता है? छात्रों की भाषाई और साहित्यिक कौशल को बढ़ावा देता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बोरियत तोड़ने के लिए, या छात्रों में कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षक के मौलिक अवधारणाओं को पढ़ाने हेतु सरल बनाने में। तो देखो, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम्स में आंसर कर सकते हैं बिना भाई आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से अपना ऑप्शन पिक कर लेना। तो राइट आंसर आपको पता है यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भाई ये वाले जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम ईवीएस के जो डिस्कस कर रहे हैं मैराथन सीरीज़ के क्वेश्चन, मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद में, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। छात्रों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव पावर को आप इंक्रीज करते हो किसके माध्यम से? स्टोरी के माध्यम से और पोइट्री के माध्यम से। ठीक है, कविताओं के माध्यम से और स्टोरी के माध्यम से। और कहानी कहने की विधि शिक्षण में सबसे अच्छी होती है भाई, शिक्षण को बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाता है और बोरियत को भी कम करता है। साथ ही साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना होता है, रचनात्मकता को और इमेजिनेटिव पावर को, बच्चे को यानी कि सोचने की क्षमताएं बढ़ती हैं। जब आप छोटे थे, आपको जब स्टोरीज और पोएम बताई जाती थी, तो आप क्या करते थे, उसमें इमेजिनेशंस करते थे, उसमें अपनी कल्पना को जोड़ते थे। तो उस चीज़ से क्या होता है, नई चीज़ों का निर्माण होता है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए जटिल तथा कठिन होती है। यह कथन किस तथ्य की ओर इशारा करता है भाई? यानी कि ईवीएस में विषय वस्तु सब्जेक्ट कंटेंट जो है प्राथमिक लेवल पर शिक्षार्थियों के लिए जटिल और कठिन होता है। तो इस स्टेटमेंट को क्या मतलब है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अनुभवी ईवीएस शिक्षकों का अभाव है, पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम में समस्याएं हैं, शिक्षार्थियों के बीच प्रेरणा का अभाव है, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने में कठिनाई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? ऑप्शन नंबर बी।
पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम में समस्याएं हैं। भाई देखो यहाँ पर किसी भी अनुभवी शिक्षक की जरूरत नहीं है। देखो पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु जो भी विषय दे रखा है प्राथमिक स्तर के लिए पर्यावरण में, तो वो शिक्षार्थियों स्टूडेंट के लिए जटिल भी है और कठिन भी होती है। किस लिए होती है? क्योंकि जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हमें अपना पाठ्यक्रम को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों पर आधारित होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए, उनको एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, उनमें परियोजनाएं जोड़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के साथ स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, पोइट्री होनी चाहिए, गेम्स होने चाहिए, ठीक है, और फील्ड ट्रिप्स होनी चाहिए। तो ऐसा पाठ्यक्रम हमें जोड़ना है जिससे कि ईवीएस को हम आसान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में यानी कि चैप्टर के अंत में या यूनिट के अंत में, पाठ के अंत में या प्रकरणों में अंतः निर्मित करना चाहिए, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। कहने का मतलब है ईवीएस है भाई, और ईवीएस की जो बुक है, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ईवीएस की बुक में जो अभ्यास होते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती हैं, क्या वो यूनिट खत्म होने के बाद में होनी चाहिए, या फिर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद होनी चाहिए, या फिर प्रकरणों में अंतर्निर्मित, या फिर एक पर्टिकुलर जो टॉपिक हुआ है उसके बाद होनी चाहिए, चैप्टर्स के बीच में जो टॉपिक होते हैं उनमें होनी चाहिए, या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर होनी चाहिए। तो देखो सबसे अच्छा प्लेस है जहां पर आप ईवीएस बुक्स को डाल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो ईवीएस में नहीं, किसी भी चीज़ में, अगर सपोज मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एनसीएफ पढ़ाया है, बाल विकास में एनसीएफ 2005 पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको असेसमेंट वाला टॉपिक शुरू कर दिया, फिर मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक शुरू कर दिया। अब इन तीनों टॉपिक के पढ़ाने के बाद अगर मैं क्वेश्चन करता हूं, या फिर मैंने एनसीएफ टॉपिक पढ़ाया उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, असेसमेंट कराया उस पर बेस्ड मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रख दिए, और फिर इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया उस पर बेस्ड मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रख दिए। इससे क्या होगा? जो बच्चे ने पढ़ा है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो इजीली आंसर कर सकता है, यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा बच्चे का क्वेश्चंस के साथ में। तो जब आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, प्रकरणों में अंतः निर्मित कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस बनती जाएगी किस तरीके से उसको एमसीक्यूज में या फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव जिस तरीके के भी क्वेश्चन है उसमें डील करना है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 5। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। सर्वेक्षण और लेखन का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों की खोजें और सीख सकें, विषय के आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 5 पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीख सके, सर्वेक्षण करना और लेखन करने का ये मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पर्यावरण की बात कर रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी कि गुजरात की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी, उसकी दिशा क्या होगी? पूछ रहे हैं। एक तरफ हमारे पास दिल्ली है, दिल्ली के रेस्पेक्ट में कि जो गुजरात है वो किधर होगा और जो पटना है वो किधर होगा विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली आपको बताना है। उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम में होगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में होगा, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में होगा, दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व में होगा। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में होगा दिल्ली से गुजरात यानी कि गांधीनगर, और पटना बिहार, पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी, ये दक्षिण यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। बात क्लियर हो गई? दिल्ली के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई ईवीएस में पूछे जाते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, और इन पे एनसीईआरटी में से आप इजीली पढ़ सकते हो। अगर नोट्स की बात करें, वैसे तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे दिया गया है कि कौन सा समूह जोड़ों का है, यानी कि आपको एक राइट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है। चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंद मूली हल्दी, या फिर गाजर चुकंदर मूली। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, जहाँ तक मुझे ध्यान है प्रैक्टिस सेशंस में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर गाजर चुकंदर और मूली। तो ये क्या है? एक राइट कॉम्बिनेशन है, सही जोड़ों का एक समूह है। क्लियर हो गई बात?
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, पैडागोजी का क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोबर केक का उपयोग करके चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीने के लिए गंभीर खांसी से पीड़ित है, इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। EVS में, पैडागोजी में इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ईंधन जलाने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गया है, ईंधन जलाने से उत्पादित काली जो उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गई है, या फिर धन जलाने से उत्पादित धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है, बुढ़ापे और उसकी झोपड़ी के अंदर के बाहर का प्रदूषण उसको परेशान कर रहा है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हम डील कर रहे हैं 9 के साथ में, 8 के साथ में डील कर रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा, देखो ईंधन जलाने से उत्पादित कालिक जो उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो मिट्टी का चूल्हा है और कहाँ रखा हुआ है, पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है, तो जो वो कालिक होती है वो उसके श्वसन तंत्र में जमा होती जा रही है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो धुआं निकल रहा है लकड़ियों में से, ईंधन में से जो धुआं निकल रहा है, उसमें से जो ब्लैक पार्ट है उसका, वो श्वसन लेने पर, ब्रीथिंग करने पर उसके लंग्स पर जमा हो रहा है जाकर, इस वजह से उसको परेशानी हो रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में, विटामिन ई के आहार स्रोत कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। जो विटामिन न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, विटामिन्स वाला टॉपिक या फिर न्यूट्रिशन वाला टॉपिक या फिर फूड वाले चैप्टर से आपको इस तरीके का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा कि विटामिन ई के बारे में बताना है आपको, विटामिन ई का क्या सोर्स है, इसमें से राइट कॉम्बिनेशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जो बादाम हो गया, मूंगफली हो गई, अखरोट हो गया और वनस्पति तेल हो गया। ये सारे के सारी चीज़ें क्या, आलमंड हो गया, मूंगफली हो गई, अखरोट हो गया, वनस्पति तेल हो गया, ये विटामिन ई है और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है भाई। एक बच्चा है रजत, उसको ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं, तो इसलिए वो खेल नहीं पा रहा है, डॉक्टर ने उसको एक कड़वी दवाई दी है। तो रजत के कौन सा रोग हो सकता है, मियादी बुखार हो सकता है, अतिसार हो सकता है, हैजा हो सकता है या फिर मलेरिया होता है। तो देखो ये सारे कॉज जो है मलेरिया के हैं भाई, जिसमें बच्चे को इस तरीके का सिम्टम्स हो रहे हैं। और ये मलेरिया किसके द्वारा होता है, ये होता है भाई प्रोटोजुआन के कारण होता है, प्रोटोजुआन के कारण होता है। और इसमें प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन ट्रांसमिट किया जाता होता है, किसके थ्रू होता है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है, उसके थ्रू ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर दिया जाता है बॉडी में, और यही किसका कॉज बनता है, मलेरिया का कॉज बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 11, पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती मुख्य रूप से की जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं करना। आधुनिक खेती की जाती है, सिंचाई खेती की जाती है, मिश्रित खेती की जाती है या फिर सीढ़ी नुमा होगा, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो भाई यही राइट आंसर है, जो स्टेप फार्मिंग इसको हम बोलते हैं। क्यों ऐसे किया जाता है कि भाई आपको पता है कि स्लोपिंग सरफेस होता है, ढालदार सरफेस होता है, तो उसको क्या प्लेन बनाया जाता है स्टेप्स के माध्यम से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सीढ़ीदार खेती की जाती है और पहाड़ों में काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, चिकनकारी किस राज्य का महत्वपूर्ण शिल्प है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का, गोवा का है या उत्तर प्रदेश है। तो जो चिकनकारी है आपको पता होना चाहिए क्या है भैया, हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, हाथ से बनाई हुई एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, और ये अलग अलग प्रकार की होती हैं जो किस वस्त्रों पर की जाती हैं, यानी कि क्लॉथ्स पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं चिकनकारी। और ये उत्तर प्रदेश का फेमस है, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ का ये बिल्कुल फेमस माना जाता है जो चिकनकारी वर्क होता है, और ये हैंड क्राफ्टेड होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 13, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित एक नृत्य है। भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है, आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट से संबंधित है। उड़ीसा से है, उत्तर प्रदेश से है, तमिलनाडु से है या फिर केरल से है। कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कई बार बच्चे। तो ये भाई इंडियन क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है। भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तमिलनाडु स्टेट का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, लूशाई जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। नागालैंड में, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में या फिर बिहार में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई लूशाई क्या है भाई, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है,
ठीक है। और ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर नागालैंड मिजोरम, मिजोरम में पाई जाती है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लुशाई जनजाति जो है ट्राइबल कम्युनिटी मिजोरम में पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। क्वेश्चन 15 बोलता है निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में कौन सा अधातु पाया जाता है? नॉन मेटल। विच ऑफ दिस नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? पारा पाया जाता है यानी कि मरकरी, लेड, हाइड्रोजन या फिर ब्रोमीन। तो देखो अधातु की बात हुई है तो यहाँ पर अधातु है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन होता है अधातु जो पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास है डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका पता लगाया जाए जिसका उपयोग कार्बनिक खेती में किया जाता है? बफर जोन, हार्मोन्स, सिंथेटिक उर्वरक या फिर कीटनाशक। उसका पता लगाया जाए जिसका उपयोग कार्बनिक खेती में किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बफर जोन, जिसका उपयोग कार्बनिक खेती में किया जाता है। तो ये है हमारे पास बफर जोन। भाई ये एक ऐसा जोन होता है जो ये एक ऐसा जोन क्या, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है। बफर जोन का मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो या दो से अधिक एरिया के बीच में लैंड करता है। यानी कि सपोज एक एरिया ए है, एक एरिया बी है, तो एक एरिया ए का पार्ट कुछ ये है, एक एरिया बी का पार्ट कुछ ये है, तो इस पूरे बीच के जोन को हम क्या बोलते हैं? बफर जोन बोलते हैं। तो इसमें कार्बनिक खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी या पशुपालन क्या है? ये आपको बताना है। कृषि, मत्स्य पालन यानी कि फिश जो पाली जाती हैं उनकी बात करें, और यह पशुपालन एनिमल्स की बात की जाती है, एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। तो ये प्राथमिक गतिविधियां हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं या फिर टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 17 के लिए राइट आंसर रहेगा भाई ये कृषि, मत्स्य पालन जो है ये सारी की सारी प्राथमिक गतिविधियों में आती हैं, प्राथमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इनको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। कक्षा में शिक्षक एक मिश्रण के बारे में पढ़ा रहे थे जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प शामिल हैं। शिक्षक किसका जिक्र कर रहा था? ये आपको बताना है कि कक्षा में एक शिक्षक एक मिश्रण के बारे में बता रहा है जिसमें मेथेन भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी दिया है और जल वाष्प भी दिया है। तो शिक्षक किसका जिक्र कर रहा है? बायोमास का कर रहा है, बायोगैस का कर रहा है, एलपीजी का कर रहा है या सीएफसी का कर रहा है, क्लोरोफ्लोरो का कर रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर भाई? यहाँ पर राइट आंसर होगा बायोमास के बारे में जिक्र किया जा रहा है भैया। यहाँ पर बायोमास के बारे में जिक्र किया जा रहा है क्योंकि मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रही है, हाइड्रोजन भी हो रही है और जल वाष्प भी इसमें है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें है। तो भाई ये जो है बर्निंग ऑफ वुड से बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखो। बर्निंग ऑफ वुड जो रिलीज करती है कार्बन इमिशन को। तो यहाँ पर बायोमास की बात हो रही है, बायोमास। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बायोगैस नहीं, बायोमास के बारे में बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 19। मानचित्र को समझने और पढ़ने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? ये आपको बताना है। यहाँ पर संपूर्ण डाई कौशल है, अच्छी गणितीय गणना और एक विश्लेषणात्मक मस्तिष्क होना चाहिए, निर्देशांक स्थानों और दिशाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर उत्कृष्ट संचारी कौशल होना चाहिए, यानी कि अच्छी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जब आप मैप्स को समझ पाएंगे। तो सिंपल है यार, मैप को समझने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज़ आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि दिशाओं के बारे में पता होने चाहिए। उसके अलावा आपका गणितीय कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि मैथमेटिक्स की जो स्किल्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी मैथ्स का कैलकुलेशन आपको अच्छा आना चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो ज्योमेट्री होती है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज्यामिति जो होती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप मानचित्र यानी कि मैप को समझने में और पढ़ने में आपका अच्छा कौशल है, आपके पास एक अच्छी स्किल्स है। तो 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निर्देशांक का ही मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। दिशाओं का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन होती है। तो ये सब चीज़ों को समझने की क्षमता जो है मानचित्र को समझने और पढ़ने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 20। वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट लीव करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस चीज़ पर चाहते हो, आप कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस चाहते हो यूटेट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन प्लस मैराथॉन्स भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, PYQs भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ लगातार। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, पसंद आ जाए तो कॉमेंट लीव किया करो, मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में निम्नलिखित में से किस समूह में तेल क्षेत्र पाए जाते हैं? कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर ऑयल
पाए जाते हैं? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। किस समूह में, मतलब इनमें से कौन से ग्रुप में तेल क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ से मैक्सिमम तेल उत्पादन किया जाता है? मतलब राइट आंसर है हमारे पास 20 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके साथ साथ देखो भाई, गुजरात तो है ही हमारे पास, तमिलनाडु भी आता है हमारे पास। इसके बाद जो तमिलनाडु स्टेट में भी है, राजस्थान में भी है। अब आप कहोगे राजस्थान तो यहाँ भी था, लेकिन हमें सही कॉम्बिनेशन पिक करना था, है ना। तो तीनों में से जो सही हो, असम भी है, गुजरात भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, राजस्थान भी है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र भी है। ठीक है भाई, तो ये सारे स्टेट्स में क्या है भाई, तेल समूह पाए जाते हैं, सॉरी तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। जो ऑयल के एरियाज हैं वो इन स्टेट्स में काफ़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 21। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? नॉट लगा भाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, साइंस में भी कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, और ईवीएस में भी पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेज इवॉल्व होती हैं या कौन कौन सी गैसेज नहीं होती हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चन दे देगा आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अभी यहाँ पूछ लिया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन जलाना, ताप विद्युत संयंत्र या वनों की कटाई या उर्वरक। जो स्रोत नहीं है वो पूछा गया है, जो सोर्स नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा 21 के लिए। फर्टिलाइजर जो है इसका एक स्रोत नहीं है। बात क्लियर हो गई? फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं भाई? फर्टिलाइजर्स तो देखो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सॉइल्स में जाके, मतलब मिट्टी में जाके विघटित हो जाते हैं जितने भी हमारे उर्वरक होते हैं, और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं भाई? वो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एयर में रिलीज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ किसकी बात की गई है? ये बोल रहे थे कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो है हमारे पास फर्टिलाइजर, उर्वरक, क्योंकि ये क्या चीज़ रिलीज करता है? नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है फर्टिलाइजर। सॉइल में, मिट्टी में मिलाया जाता है फर्टिलाइजर, उर्वरक आपको पता है, खाद जिसको बोलते हैं, और वो ब्रेक डाउन होकर बना लेता है नाइट्रस ऑक्साइड, हवा में रिलीज कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से किस क्षेत्र में भारतीय तट सबसे छोटा है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है आपको बताना है जिसमें भारतीय तट जो है सबसे छोटा पा है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, या फिर लक्षद्वीप द्वीप समूह, पौंडीचेरी, या दमन या दीव। तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे छोटा एरिया है भारतीय तट का। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो पौंडीचेरी है भाई वो सबसे छोटा है। और इसकी जो अगर मैं बाउंड्री लाइन बताऊं कि ये कितने एरिया पे टच करता है, ये करता है केवल 30.6 किलोमीटर एरिया पे ही टच करती है। जो भारतीय तट रेखा है पौंडीचेरी की, वो केवल 30.6 किलोमीटर पे ही टच करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर हुआ। अगर आपसे बात की जाती है, पूछा जाता है कि कौन सा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ा कौन सा भारतीय तट है, तो वो भैया गुजरात का है, पता होगा आपको। और कितने किलोमीटर्स पर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 716.6 किलोमीटर पर है भाई। ये बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी पौंडीचेरी सबसे छोटा 30.6 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वे भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? यार ये तो आप बता सकते हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। बहुत सिंपल है, गांधी जी का नाम आता ही सबको दिमाग चल पड़ता है कि कहाँ होगा भाई ये। राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में ही होगा, क्योंकि दांडी मार्च की बात करी जा रही है यहाँ पर कि गुजरात में जो लोकेटेड है, जो अरेबियन सी को टच करता है ना, जो अभी पीछे वाला मैंने क्वेश्चन बताया, जो कोस्ट लाइन है वो अरेबियन सी को टच करता है। गुजरात का जो सीमाएं हैं वो अरेबियन सी से टच करती हैं। जो पोर्ट है हमारे पास, जो कोस्ट लाइन है गुजरात की 716.6 किलोमीटर, वो अरेबियन सी से टच करती है। और तो 1930 में महात्मा गांधी ने गुजरात में ये दांडी के समुद्र तट से अपनी प्रसिद्ध यात्रा, जिसको दांडी मार्च बोलते हैं, वो स्टार्ट करी थी। तो 1930, ये भी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। असम में पानी या जल भराव पार करने के लिए किस प्रकार के पुलों का निर्माण किया जाता है? कंक्रीट के पुल, लोहे का पुल, बांस का पुल, या इनमें से कोई नहीं। कंक्रीट का पुल बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, और असम में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है, बारिश
की प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, औसत रेनफॉल से काफ़ी ज़्यादा होती है असम में, तो इसलिए यहाँ पर जल भराव हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, जो कंक्रीट के पुल होते हैं तो इनको बनाने का सवाल ही नहीं उठता असम में। तो लोहे का पुल बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, और बांस यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। बांस के भाई बहुत स्रोत हैं बैम्बूस के असम में, तो इसलिए हम बैम्बूस का इस्तेमाल करते हैं ये लोग जल भराव के टाइम पर पुलों का निर्माण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। अब आ गई है बात लद्दाख। असम से निकल के हम लद्दाख में आ गए। लद्दाख में बच्चे नदी पार करने के लिए निम्न में से किस चीज़ का उपयोग करते हैं? अभी पूछा गया था असम में कौन से ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, वो बैम्बू ट्रीज़ के बने होते हैं। अब लद्दाख में बात आ गई, तो लद्दाख में किस चीज़ के बने होते हैं? देखो पहाड़ी क्षेत्र लग गया है यहाँ पर। अब पहाड़ी क्षेत्र में आप नाव का प्रयोग करोगे, जूट की रस्सी का प्रयोग करोगे, लोहे की मजबूत रस्सी करोगे, इनमें से कोई नहीं। तो नाव का तो यहाँ पर रोल ही नहीं है, आप हटा दो। आपको पता है लद्दाख कैसा इलाका है, ठीक है। लद्दाख जो है भाई आपको पता है पूरा हिली एरिया है और काफ़ी खतरनाक हिली एरिया है, तो यहाँ पे नाव का कोई प्रयोग नहीं होगा, जूट की रस्सी का कोई प्रयोग नहीं होगा। बचा क्या? लोहे की मजबूत रस्सी का प्रयोग, यानी कि रोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि रोप डाली जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर रोप डाली जाती है, उसमें क्या लगाई जाती है? ट्रॉली लगाई जाती है। 4 से 5 लोग जो है क्रॉस करते हैं, नदी पार करते हैं, मतलब दोनों कोने पर बहुत अच्छे से पहले रोप लगाई जाती है, लोहे की पोल्स लगाए जाते हैं, फिर रोप लगाई जाती है, फिर उसमें ट्रॉली लगाई जाती है। तो ये प्रोसेस अपनाया जाता है लद्दाख के इलाकों में नदी पार करने के लिए, क्योंकि यहाँ की रिवर्स जो है में काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, तो इसलिए और फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इजीली क्रॉस नहीं किया जा सकता। ब्रिज बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि हिली एरिया है और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट मैराथन क्वेश्चन ईवीएस के लिए। आपको कैसी लगी वीडियो लेक्चर ज़रूर कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना। आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सेलेक्टेड लेवल पर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। PYQ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थ्योरी के चैप्टर्स कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल के साथ में कनेक्टेड रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।